बड़ी खबर, लालच देकर धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले का पर्दाफाश है। यूपी एटीएस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी से 2 से ज्यादा बच्चे वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये है, खबरों की माने तो ये भी हो सकता है कि यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का मसौदा तैयार कर रही है। और तीसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर ने गाजियाबाद पुलिस को जवाब तो भेज दिया है, लेकिन इस जवाब से गाजियाबाद पुलिस संतुष्ट नहीं है और दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी है। चौथी बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। भाजपा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। पांचवी बड़ी खबर, यूपी की ओर अगर हम बात करें अनलॉक की, मॉल से लेकर रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले, वहीं कर्फ्यू भी रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दावा यह है कि इन लोगों ने 1000 गैर मुस्लिम धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। साजिश के तार नोएडा, कानपुर, मथुरा तक फैले थे। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। पुलिस की माने तो अब तक दोनों आरोपी 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके और ये कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। खासकर मूक बधिर, महिलाएं और बच्चों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, इस गिरोह को विदेश से फंडिंग की भी खबरें हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। यूपी एटीएस ने इस मामले में बटला हाउस में रहने वाले 3 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही एफआईआर में जामिया नगर के इस्लामिक दावा सेंटर का नाम भी शामिल है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच में इस गैंग से जुड़े और कितने राज सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस ने एफआईआर में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि कुछ देश विरोधी ताकतें ऐसी हैं, विदेशी संस्थाओं के निर्देश पर और उनसे मिली फंडिंग के आधार पर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही है। ये देश की अखंडता और संप्रभुता को नष्ट करने का अभियान चला रहे हैं। इनके टारगेट पर सीधे और कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनमें मूक बधिर स्कूलों के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। इस दौरान अपहरण, भ्रम फैलाकर भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इनके तार उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेश से जुड़े हो सकते हैं। इस साजिश को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया जाता है।
तो वहीं धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने पर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुल्ला की नहीं। सभी पार्टियों के लोग हैं। और वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता सुफियाना निजामी का कहना है कि ये मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं। उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है। और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। पहली बात तो यह है कि मज़हब इस्लाम में कतई तौर पर इस बात की ममानियत है कि किसी को भी जबरन मज़हब इस्लाम में दाखिल कराया जाए। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर ये कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। इधर गाजियाबाद में 3 जून को डासना देवी मंदिर के जिस महंत की हत्या की कोशिश की गई थी, उसके तार भी इसी गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल इस मंदिर में 2 बदमाश खुद को हिंदू बताकर मंदिर में दाखिल हुए थे। दोनों बदमाशों के नाम कासिफ और विपुल विजयवर्गीय थे। इनके कब्जे से सर्जिकल ब्लेड, आपत्तिजनक दवाएं भी बरामद की गई। पता ये चला कि कासिफ की बहन से शादी कर विपुल ने धर्म परिवर्तन किया था। ये मामला मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके का। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर में आदित्य नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया, जिसने खुद को धर्मांतरण का शिकार बताया है। परिवार के मुताबिक आदित्य कल ही हैरतअंगेज तरीके से घर लौट कर आया। आदित्य के पिता राकेश गुप्ता का कहना है कि इसी साल मार्च से आदित्य गायब था। उसने वीडियो कॉल कर बताया कि वो केरल में है, वहां काम कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7,000 रुपए भेजे गए। आदित्य के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया, वो लालच में आ गया था। किया था इंटर पास करने में, डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया और माइंड उसमें घर पर कैसे कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया था। आपको बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब वापस आया था फिर 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया उसके बाद फिर क्या फिर हमने उसकी FIR करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी हमें नहीं पता चला, उसका जब कागज़ हमको घर पे मिला था बक्से में, तब मालूम होता है धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा? कागज़ में उसने अपना नाम चेंज किया है, क्या नाम कर दिया? अब्दुल कादिर। खबर मिल रही है नोएडा में भी धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया। नोएडा के सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी के स्कूल का ये वाकया बताया जा रहा है। साल 2018 से ये स्कूल चल रहा था और यहां पर धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग सक्रिय है, ये खबर मिल रही है। बताया जा रहा है मूक बधिर बच्चों का ये स्कूल था, जहां पर ये गैंग 2018 से ये स्कूल चल रहा था और अब खबर मिली है यहां गैंग सक्रिय है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर से गाजियाबाद पुलिस को जवाब मिला है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। फिर दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।
ट्विटर के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस को भेजे गए नोटिस में कुछ बदलाव की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर समेत 9 लोगों पर अलग से एफआईआर की है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। जल्द आयोग इसका मसौदा तैयार करके सरकार को सौंप देगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। देखिए, प्रयास यही होगा कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं। उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है, पर इस बारे में समाज में जागरूकता होनी चाहिए और समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले नौनिहाल अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे से अच्छा इलाज करा सकें, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार उनको मिल सके। तो ये एक सामाजिक चिंता है। आगे बढ़ते हैं। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यूपी सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए। तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द संसद बुला करके कानून पास करा करके पूरे भारतवर्ष में यह लाना चाहिए। लखनऊ से खबर मिल रही है। डीएम अभिषेक प्रकाश का औचक निरीक्षण। डीएम ने फन मॉल का औचक निरीक्षण किया। आपको बताएं कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद फन रिपब्लिक मॉल का निरीक्षण करने खुद डीएम पहुंच गए। मॉल फिर से खुले हैं लेकिन नियम कोरोना गाइडलाइन के तहत बनाए गए हैं, उन पर पालन करना ही होगा। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि बिना मास्क मॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोगों की स्क्रीनिंग जरूरी है। फूड कोर्ट का भी निरीक्षण करते डीएम नजर आए। अब बात बारिश की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैदान से पहाड़ तक नदियां उफान पर हैं। जगह जगह बाढ़ का खतरा। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें और खेत सब जलमग्न। कई जगह बाढ़ में फंसे लोग। तमाम जगहों से आई ये एक जैसी तस्वीरें हैं। नदियों की तेज धारा जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू। बाढ़ का पानी जैसे गांव में घुसने को बेताब हो। कहीं खेत में खड़ी फसलें बर्बाद, कहीं सड़कों पर कमर तक पानी, तो कहीं पानी में जानवरों के डूब जाने का खतरा। नज़ारा ऐसा कि जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी, और इस सब के बीच एक ही सहारा है, वो है नाव। यह हरिद्वार में गंगा का उफान है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भीमगौड़ा बैराज के सभी 22 गेटों को नीलधारा की तरफ खोला गया है, जबकि हर की पौड़ी की तरफ जाने वाले सभी गेटों को फिलहाल बंद रखा गया है। ये सब एहतियात के तौर पर किया गया है। ये मुरादाबाद से आई बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें हैं। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सिविल लाइन क्षेत्र में जिगर कॉलोनी के पास लकड़ी का अस्थायी पुल डूब गया। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर
बैलगाड़ी से जानवरों का चारा ला रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बेजुबान जानवर भी पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच रामगंगा नदी पार करने के लिए नाव की सेवा शुरू की गई। वहीं लखीमपुर खीरी में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर पानी आ चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी खेतों की कौन कहे घरों तक पहुंच गया है। सड़कों पर लोग कमर तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। अगर बात गोरखपुर की करें तो यहाँ तमाम नदियां मसलन रोहिन, राप्ती, सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के लोग दहशत में हैं। नदी का पानी खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करता हुआ अब तेजी से मुख्य सड़क की ओर पहुंचने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से यहाँ भी नावें चलाई जा रही हैं। वहीं बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नदी का पानी गांव में घुस गया है। ये चांदपुर के खादर की तस्वीरें हैं, जहां घर और सड़क तालाब में तब्दील हो गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। वहीं बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के कुल्हापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां जंगल के टापू पर फंसे करीब 25 लोगों को एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया है, जिसकी तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई। बहरहाल मानसून के वक्त मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से आफत बरस रही है। ऐसे में मुश्किलों से बचने का एक ही रास्ता, मुकम्मल तैयारी और सतर्कता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मानसून की पहली बारिश में ही गंगा का स्तर बढ़ने लगा है, ये हमने देखा। और पिछले एक हफ्ते में वाराणसी में गंगा के जल स्तर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 1 मीटर बढ़कर काफी ऊपर आ गया। हालांकि इतने पानी से किसी तरह का खतरा नहीं बताया जाता है, लेकिन गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। ऐसा काफी दिनों बाद हुआ है, जब मानसून के आने के बाद से ही जून के ही महीने में इतना ज्यादा पानी हो, इतने तेजी से स्तर बढ़ा हो। गंगा के दूर दराज से बहकर आई जलकुंभी घाट के किनारे लग गई है, जिसकी वजह से गंगा में स्नान करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदूषण के कारण जो पानी हरा हो गया था वो अब अपने नेचुरल कलर में आ गया है। जहां इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द होने की खबर मिल रही है। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई। 28 जून से ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, ये है वैकल्पिक व्यवस्था। कोरोना के चलते अमरनाथ धाम की यात्रा रद्द कर दी गई है। झांसी नगर निगम के सामने शहर के बीचों बीच आधा दर्जन चोरों ने नितेश अग्रवाल की मोबाइल दुकान की शटर तोड़कर 40 लाख के मोबाइल फोन को चुराया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलग ही अंदाज में चोरी करते ये चोर नजर आ रहे हैं। पहले अपने साथियों ने बड़े आराम से चादर से दुकान को कवर किया, फिर चोर देखिए किस तरह से दुकान से चीजों को बड़ी सफाई से लेकर फरार हो जाते हैं। और महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, यकीन करिए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 117-118 पर लगभग 140 सवारियों को दरभंगा से दिल्ली लेकर जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर प्राइवेट बस का अचानक एक्सेलेटर टूट गया। बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटते ही चीख पुकार मच गई। लोगों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे कर्मियों ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
बस में सवार 70 सवारी घायल है, 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद दमकल विभाग ने 112 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जहां 86 अस्पताल फायर फाइटिंग यंत्र मानक किट फिट ही नहीं थे। यहां पर अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भेजा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है। यूपी में आज से टीकाकरण के लिए एक नए अभियान स्केल अप की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान से गांव की जनसंख्या और कितने लोगों का टीकाकरण हुआ ये मॉनिटर हो पाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से दरअसल गांव में लोगों के मन में कई तरह की जो भ्रांतियां पैदा हो गई हैं टीकाकरण को लेकर, उसे दूर करने के लिए आज से गांव में स्केल अप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसे लेकर चंदौली के नियमताबाद ब्लॉक के सरने गांव में स्केल अप का असर भी दिखा। ज्यादातर बूढ़ी और महिलाएं, पुरुष टीका लगवाने के लिए लाइन में खड़े थे और कई लोगों ने टीका लगवा भी लिया।